हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं एथिकल इश्यूज के बारे में। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम क्लास 12th इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस कवर कर रहे हैं और उस सीक्वेंस में ये हमारी यूनिट 4 चल रही है। यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यूनिट 4 जो है वो हमारे 10 मार्क्स की आती है एग्जाम्स में और इस यूनिट में हमारे 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12। चैप्टर 11 हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। इसकी आज ये हमारी थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने डिजिटल फुटप्रिंट्स के बारे में पढ़ा था और सेकंड वीडियो में हमने नेट कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था कि इंटरनेट पे जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमें कौन कौन से एटिकेट ध्यान में रखने चाहिए। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एथिकल इश्यूज, कि कौन कौन से इश्यूज होते हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कुछ भी मिस आउट ना हो। एग्जाम्स में बहुत कम टाइम बचा है तो इसलिए हम ट्राई करेंगे कि हम जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करें और फिर रिविजन स्टार्ट कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एथिकल इश्यूज, यहाँ ये इश्यूज की स्पेलिंग रॉन्ग है। इश्यूज में ISSUES होगा, ये मिसप्रिंट हुआ है। सबसे पहली चीज कि एथिकल इश्यूज होते क्या हैं, हम इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। जब भी हम ऑनलाइन डील कर रहे होते हैं तो अब जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसी को हम हमारी प्रॉपर्टी कहते हैं। जो हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किए होते हैं, जो इंफॉर्मेशन हमने क्रिएट की होती है, वही हमारी डिजिटल प्रॉपर्टी होती है। तो हम किसी और की प्रॉपर्टी को यूज ना करें और हम अपनी प्रॉपर्टी को सेफ कैसे रख सकते हैं, उन चीजों से डील करने के लिए हम एथिकल इश्यूज के बारे में पढ़ते हैं। These days we can easily see that our society is information society. आज के टाइम में हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है वो एक इंफॉर्मेशन सोसाइटी है एंड अवर एरा इज इंफॉर्मेशन एरा। और जो हमारी ये जनरेशन है, जो एरा है, वो एक इंफॉर्मेशन एरा है, क्योंकि यहाँ सारा सब कुछ जो है वो डिजिटली परफॉर्म होता है। एज वी ऑल नो that information is the mean to acquire knowledge। और ये बात हम सब जानते हैं कि information किस लिए होती है, knowledge acquire करने के लिए, knowledge gain करने के लिए। In other words, you can see that information forms the intellectual capital for a reason, for a person or body। हम ये कह सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन फॉर्म्स होती हैं वो किसी भी इंसान की इंटेलेक्चुअल कैपिटल होती है। इंटेलेक्चुअल कैपिटल यानी कि डिजिटल कैपिटल, जो कि उसने अपनी खुद के ब्रेन से, अपनी खुद की इंटेलिजेंस से डेवलप की होती है। However, there are many ethical issues involved with the uses and availability of information। हालांकि इस इंफॉर्मेशन को यूज करने से रिलेटेड और इसकी अवेलेबिलिटी से रिलेटेड काफी सारे एथिकल इश्यूज होते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक बार हमने डिजिटली किसी इंफॉर्मेशन को डेवलप कर दिया, क्रिएट कर दिया, उसके बाद उसे कॉपी करना बहुत इजी होता है। कोई भी उसे कॉपी कर सकता है, डैमेज कर सकता है। सबसे कॉमन जो एथिकल इश्यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट वन इज intellectual property rights, second one is digital property rights and third one is plagiarism। plagiarism वर्ड आपको याद होगा, आपने लास्ट वीडियो में भी सुना था जहां पे मैंने आपको बताया था कि हम इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। plagiarism मींस स्टीलिंग होता है, ये एक साइबर क्राइम होता है। तो आज की क्लास में हम इन तीनों इश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं। As mentioned earlier, information makes intellectual property। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है वही हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। Any piece of information is produced or created with a lot of efforts and it consumes a lot of time। हम जब भी कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं, डेवलप करते हैं, तो उसमें हमारे बहुत एफर्ट और बहुत टाइम लगता है और कभी कभी उसमें हमारे बहुत कैपिटल भी लगते हैं, यानी कि पैसा भी लगता है।
The cost factor is also involved with the creation और production of information. तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब भी हम information को produce करते हैं, create करते हैं, तो efforts और time के साथ साथ उसमें हमारी costing भी आती है. लेकिन एक बार जब वो information create हो जाती है, produce हो जाती है, उसके बाद उसकी copies create करना बहुत easy होता है. Though once produced, it become very easy to duplicate it और share it with others. But एक बार जब वो create हो जाती है, उसके बाद उसकी duplicate copies create करना और उसे दूसरों के साथ share करना बहुत ही easy होता है. But these very things make information difficult to safeguard unlike tangible property. और यही जो उसकी प्रॉपर्टी है, यानी कि जो इंफॉर्मेशन हमने क्रिएट की है इंटेलेक्चुअली, उसकी जो ये खास बात है कि एक बार क्रिएट होने के बाद उसे डुप्लीकेट करना, शेयर करना इजी होता है. यही सबसे बड़ी डिफिकल्टी है उसे सेफ रखने के लिए, क्योंकि जो हमारी टेंजिबल प्रॉपर्टी होती है, टेंजिबल प्रॉपर्टी यानी कि जिसे आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, देख सकते हो, उसे सेफ रखना इजी होता है. लाइक आपका कोई घर है, आपकी कोई शॉप है जो आपकी टेंजिबल प्रॉपर्टी है, आपका फर्नीचर है, आपका सिस्टम है, उनकी सेफ्टी इजी होती है. बट जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको सेफ रखना बहुत डिफिकल्ट होता है. द क्रिएटर और प्रोड्यूसर ऑफ द इंफॉर्मेशन इज द रियल ऑनर ऑफ द इंफॉर्मेशन. जिसने उस इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस किया है, क्रिएट किया है, वो उसका एक्चुअल ऑनर होता है. And the owner has every right to protect her intellectual property. और हर ऑनर को ये राइट है कि वो अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सेफ रख सके, उसे प्रोटेक्ट करे. To protect one's intellectual property rights, one can get information copyrighted or patented or use trademark. एक जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सेफ रखने का, वो क्या होता है कि हमें अपनी इंफॉर्मेशन को कॉपीराइटेड करवा लेना चाहिए, उसको पेटेंट करवा लेना चाहिए और उसमें ट्रेडमार्क्स जो हैं वो यूज करने चाहिए. कॉपीराइटेड मटेरियल, आई थिंक आप सब उससे अवेयर होंगे. कॉपीराइट जो होता है कि अगर हमने अपनी इंफॉर्मेशन का कॉपीराइट ले लिया है तो उसके बाद अगर कोई भी उस इंफॉर्मेशन को यूज करता है विदाउट अवर परमिशन तो वो इलीगल होता है. सेम इज विद द पेटेंट. द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व्ड विद इट is that information must not be exchanged without the consent of its owner. जो सबसे बड़ा एथिकल इश्यूज यहाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ रिलेटेड होते हैं वो क्या होते हैं कि जो ऑनर है उसकी परमिशन के बिना, उसके कंसेंट के बिना इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेना या फिर उसे यूज कर लेना. द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड फॉर इट. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहने चाहिए और उसके लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए. फर्स्ट वन इज encourages individuals and businesses to create new software and new software applications as well as improving existing application. हर इंडिविजुअल और जो बिजनेसेस होते हैं उन्हें एनकरेज करना चाहिए कि वो अपने लिए नए सॉफ्टवेयर्स क्रिएट करें, नई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस डेवलप करवाएं और जो उनकी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस हैं उन्हें टाइम टू टाइम अपग्रेड करते रहें, इम्प्रूव करते रहें ताकि उन्हें किसी और की इंफॉर्मेशन स्टील करने की जरूरत ना पड़े. Ensures new ideas and technologies are widely distributed. जो न्यू आइडियाज और टेक्नोलॉजी होते हैं वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए. अगर हर कोई उन नए आइडियाज और टेक्नोलॉजीज से अवेयर होगा तो उसे किसी और की इंफॉर्मेशन को स्टील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. प्रमोट इन्वेस्टमेंट्स इन द नेशनल इकोनॉमी. हमें नेशनल इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करना चाहिए. नाउ सेकेंड वन इज डिजिटल प्रॉपर्टी राइट. अभी तो जो हमने पढ़ा वो क्या था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे कि डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं. डिजिटल प्रॉपर्टी और यू कैन से डिजिटल एसेट्स रेफर टू एनी इंफॉर्मेशन अबाउट यू or created by you that exists
in digital form, either online or on an electronic storage device. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में अभी आपने पढ़ा था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम क्रिएट करते हैं। बट डिजिटल प्रॉपर्टी क्या होती है? ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमसे रिलेटेड होती है या हमने क्रिएट की होती है और वो एक डिजिटल फॉर्म में स्टोर्ड है, चाहे वो ऑनलाइन है या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस पे है, उसे हम क्या कहते हैं? डिजिटल प्रॉपर्टी कहते हैं। ऑल ऑफ योर डिजिटल प्रॉपर्टी कंप्राइजेज व्हाट इज नोन एज योर डिजिटल स्टेट्स। जितनी भी हमारी डिजिटल प्रॉपर्टी है उस सब को मिलाकर हम क्या कह सकते हैं? डिजिटल स्टेट। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं डिजिटल प्रॉपर्टी के कि डिजिटल प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूड होता है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। एनी ऑनलाइन पर्सनल अकाउंट, यानी कि जितने भी आपके ऑनलाइन अकाउंट्स होते हैं, चाहे वो जीमेल पे है, याहू पे है, फेसबुक पे है, इंस्टा पे है, लिंक्डइन पे है, जितने भी आपके ऑनलाइन अकाउंट्स हैं वो सब आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी का पार्ट है। आगे आपको ये मेंशन भी किया हुआ है, सच एज ईमेल एंड कम्युनिकेशन अकाउंट्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स, शॉपिंग अकाउंट्स, फोटो एंड वीडियो शेयरिंग अकाउंट्स, video gaming accounts, online storage accounts and websites and blogs that you may manage। तो जितने भी इनसे रिलेटेड अकाउंट होते हैं, चाहे वो आपके ईमेल के अकाउंट्स हैं लाइक जीमेल, याहू, चाहे वो आपके कम्युनिकेशन अकाउंट्स हैं जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम वगैरह, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं फेसबुक, लिंक्डइन, शॉपिंग अकाउंट्स हैं जो कि आपके फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे होते हैं, फोटो एंड वीडियो शेयरिंग अकाउंट्स हैं लाइक आजकल ऑनलाइन बहुत सारी एप्लीकेशन आ रही है जिससे आप फोटोज और वीडियो एडिट कर पाते हैं। आपके वीडियो गेम्स के जितने अकाउंट हैं या फिर ऑनलाइन स्टोरेज के लिए जो आपने अकाउंट्स क्रिएट किए होते हैं, लाइक आजकल हर फोन में आपको ऑनलाइन स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है जिससे आप डाटा को क्लाउड पे शेयर कर पाते हैं। वेबसाइट्स और ब्लॉग्स के लिए आपने जो अकाउंट्स बनाए होते हैं वो सब हमारी डिजिटल प्रॉपर्टी का पार्ट होते हैं। डोमेन नेम्स रजिस्टर इन योर नेम, जितने भी हमारे नाम पे डोमेन नेम रजिस्टर्ड हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो हमने इंफॉर्मेशन क्रिएट की है वो भी हमारी डिजिटल प्रॉपर्टी का पार्ट होती है, इंक्लूडिंग कॉपीराइटेड मटेरियल्स, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स एंड एनी सॉफ्टवेयर और कोड सच एज सॉफ्टवेयर टूल्स क्रिएटेड बाय यू और गेम्स और एप्स क्रिएटेड बाय यू मे हैव रिटन एंड ऑन एटसेट्रा। तो ये जितना भी सब कुछ होता है ये सब डिजिटल प्रॉपर्टी का पार्ट है। जितने भी हमारे अकाउंट्स थे, जितनी हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, कॉपीराइटेड मटेरियल है, ट्रेडमार्क्स हैं, पेटेंट्स हैं, हमारे सॉफ्टवेयर कोड्स हैं, वो सब के सब डिजिटल प्रॉपर्टी का पार्ट होते हैं। तो बेसिकली जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी का भी पार्ट होती है। डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स लाई विद द ऑनर। डिजिटल प्रॉपर्टी जितनी भी होती है उसके सारे के सारे राइट्स उसके ऑनर के पास होते हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टी को किसके साथ शेयर करना चाहता है, किसके साथ शेयर नहीं करना चाहता, किसे उसकी एक्सेस प्रोवाइड करना चाहता है, किसे नहीं करना चाहता। लीगली अ पर्सन हु हैज क्रिएटेड इट और द ऑनर हु हैज गॉट इट डेवलप्ड बाय पेइंग लीगली इज द लीगल ऑनर ऑफ द डिजिटल प्रॉपर्टी। तो किसी भी डिजिटल प्रॉपर्टी का लीगल ऑनर कौन होता है? या तो वो पर्सन जिसने उस इंफॉर्मेशन को क्रिएट किया है, जिसने उस प्रॉपर्टी को क्रिएट किया है, और या फिर वो पर्सन जिसने पैसे देकर किसी से उसे क्रिएट करवाया है। अब लाइक बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलप करती हैं, वो उन सॉफ्टवेयर की ऑनर होती हैं। बट बहुत सारे ऐसे लाइक हॉस्पिटल्स में जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, ग्रोसरी स्टोर्स में जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, बैंक में जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, उन सॉफ्टवेयर्स को डेवलप भी कोई सॉफ्टवेयर कंपनी ही करती है। बट उनका एक्चुअल ओनर कौन होता है? जिसने पे किया है उन सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने के लिए। यानी कि बैंक में जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है उसका एक्चुअल ओनर बैंक है, क्योंकि बैंक ने लीगली पे किया है एक कंपनी को और उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करवाया है। सिमिलरली हॉस्पिटल में जो सॉफ्टवेयर है उसका एक्चुअल ओनर कौन है? उस हॉस्पिटल का मैनेजमेंट है, क्योंकि उन्होंने अपने हॉस्पिटल के लिए उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करवाया है। तो जिसने भी पे करके डेवलप करवाया है वो उसका लीगल ओनर होता है।
Only the owner can use and decide who all and in what form can her digital asset may be used by others. जो उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल ऑनर है सिर्फ वही ये डिसाइड कर सकता है कि कौन कौन उसकी प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं और कौन कौन उसके डिजिटल एसेट्स को एक्सेस कर सकते हैं, वेदर बाय मेकिंग पेमेंट्स और बाय बाइंग इट। और ये भी ऑनर पे ही डिपेंड करता है कि अब वो अपने सॉफ्टवेयर्स को यूज करने के लिए, एक्सेस करने के लिए किसी से कितनी पेमेंट ले रहा है या फिर वो उन्हें सेल कर रहा है, और बाय ऑब्टेनिंग इट्स लाइसेंस और यूसेज राइट एक्सेट्रा। और या फिर वो किसी को लाइसेंस प्रोवाइड कर रहा है या फिर वो किसी को सिर्फ कुछ यूसेज राइट्स दे रहा है। टोटली डिपेंड्स ऑन द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। But this is not the case generally. There are many threats to digital property. But generally ऐसा नहीं होता कि जो डिजिटल प्रॉपर्टी है उसे अगर कोई यूज कर रहा है तो वो उसने उसके एक्चुअल ओनर से परमिशन ली हो, उसे बाय किया हो, उसे पेमेंट दी हो या फिर जो है उससे लाइसेंस ऑब्टेन किया हो। आज के टाइम में डिजिटल प्रॉपर्टी के लिए बहुत सारे थ्रेट्स जो हैं वो होते हैं। हाँ, आप लोगों ने देखा भी होगा इवन कि आजकल हैकर्स के लिए किसी भी सॉफ्टवेयर को क्रैक करना बहुत इजी हो गया है। उस सॉफ्टवेयर की हमें मिल जाती है तो उसके बाद उस सॉफ्टवेयर को हम इजीली यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए डिजिटल प्रॉपर्टी के लिए बहुत सारे थ्रेट्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। इसीलिए डिजिटल प्रॉपर्टी की सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। थ्रेट्स टू डिजिटल प्रॉपर्टी। डिजिटल प्रॉपर्टी को कौन कौन से थ्रेट्स होते हैं? फर्स्ट वन इज डिजिटल सॉफ्टवेयर पेनिट्रेशन टूल। कि जो डिजिटल सॉफ्टवेयर को पेनिट्रेट करने के लिए जो टूल्स आते हैं वो डिजिटल प्रॉपर्टी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट होते हैं। अब पेनिट्रेशन टूल क्या होते हैं? Although one needs to buy usage right और लाइसेंस टू यूज अ डिजिटल प्रॉपर्टी, हालांकि हर किसी को अगर कोई भी डिजिटल प्रॉपर्टी यूज करनी है तो उसे उसके यूसेज राइट्स या उसका लाइसेंस जो है वो बाय करना चाहिए। But there are many software penetration tools such as cracks and keygens, tools created by hackers to penetrate your software registration system. लेकिन आज के टाइम में बहुत सारे सॉफ्टवेयर पेनिट्रेशन टूल्स हैं जैसे कि क्रैक्स और कीजन्स, जिन्हें कौन क्रिएट करता है? हैकर्स क्रिएट करते हैं ताकि वो सॉफ्टवेयर्स के रजिस्ट्रेशन सिस्टम को पेनिट्रेट कर सके एंड अनेबल अनऑथराइज्ड यूजर्स to freely access your software without actually paying for it. और जब एक बार क्रैक्स और कीजन्स की हेल्प से सॉफ्टवेयर रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वो पेनिट्रेट हो जाता है, उसके बाद कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर जो है वो उस सॉफ्टवेयर को इजीली एक्सेस कर सकता है विदाउट पेइंग फॉर दैट सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट थ्रेट इज स्टीलिंग एंड प्लगराइजिंग कोड्स ऑफ योर डिजिटल प्रॉपर्टी। जो एक्चुअल कोड है किसी भी सॉफ्टवेयर का उसे स्टील कर लिया जाता है और उसके सोर्स कोड में कुछ मॉडिफिकेशंस करके, कुछ अपडेशंस करके उसका एक नया वर्जन क्रिएट कर लिया जाता है और फिर जो स्टीलर्स होते हैं वो उस नए वर्जन को अपने नाम से सेल कर देते हैं। Sometimes other developers somehow गेट होल्ड ऑफ योर सॉफ्टवेयर सोर्स कोड। कई बार क्या होता है कि जो कुछ और डेवलपर्स होते हैं वो हमारे सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड एक्सेस कर लेते हैं किसी भी तरीके से, चाहे हैकर्स की हेल्प से या कैसे भी पेनिट्रेट करके उन्हें हमारे सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड है वो मिल जाता है एंड देन क्रिएट प्लगराइज्ड वर्जन ऑफ योर कोड। और उसके बाद वो हमारे कोड का क्या करते हैं? प्लगराइज्ड वर्जन क्रिएट करते हैं, यानी कि उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर देते हैं, कुछ चेंजेस कर देते हैं और एक नया वर्जन क्रिएट कर लेते हैं एंड यूज इट इन देयर ऑन सॉफ्टवेयर। और उसके बाद वो उसे अपने सॉफ्टवेयर में यूज कर लेते हैं। इन अदर वर्ड्स, दे स्टील योर सॉफ्टवेयर सोर्स कोड एंड यूज इट टू बिल्ड देयर ऑन वर्जन ऑफ इट। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हो सिंपल वर्ड्स में कि वो हमारे सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड स्टील करके उससे अपना खुद का वर्जन क्रिएट कर लेते हैं एंड देन सेल इट अंडर देयर ऑन कंपनी नेम, और उसे अपनी कंपनी के नाम से बेच देते हैं, जिससे कि बाद में किसी को ये भी पता नहीं चलता कि वो स्टील किया हुआ है और आपका जो है बहुत
ज्यादा एक तरीके से कह सकते हैं बेनिफिट हो जाता है कि आपने उसमें कोई मेहनत नहीं की, आपने एक बना बनाया सोर्स कोड स्टील कर लिया है और उसमें सिर्फ थोड़े बहुत चेंजेस करके आपने उसे अपनी कंपनी के नाम से कहीं ज्यादा प्राइसेस में बेच दिया। डिजिटल प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्शन। अब क्योंकि इस तरह के थ्रेट्स अवेलेबल होते हैं डिजिटल प्रॉपर्टी के लिए, इसीलिए डिजिटल प्रॉपर्टी के राइट्स की प्रोटेक्शन जो है वो मैंडेटरी हो जाती है। As there are multiple types of threats to digital property, there are many ways you can ensure protection of your digital property। क्योंकि बहुत सारे थ्रेट्स अवेलेबल हैं तो इसीलिए मार्केट में बहुत सारे प्रोटेक्शन वेज भी अवेलेबल हैं जिससे आप अपनी डिजिटल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक एक करके हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज एंटी टेम्पर सॉल्यूशन। एंटी टेम्पर सॉल्यूशन क्या होता है कि मार्केट में ऐसे बहुत सारे टेम्पर प्रूफ्स अवेलेबल हैं जो कि जिससे कि आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी को कोई भी टेम्पर नहीं कर सकता। There are many anti-tamper solutions available today which ensures that your digital property is tamper proof। बहुत सारे ऐसे एंटी टेम्पर सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं जो आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी को टेम्पर प्रूफ बना देते हैं ताकि कोई भी आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी को हार्म ना कर पाए, टेम्पर ना कर पाए। टेम्पर का मतलब क्या होता है? किसी चीज के साथ छेड़छाड़ करना, उसे हार्म करना, डैमेज करना। These anti-tamper solutions use a host of advanced technology to prevent hackers from hacking, reverse engineering, or manipulating your digital property such as utility tools, software, apps, video games, and so forth। ये जो एंटी टेम्पर सॉल्यूशंस होते हैं इनमें इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज होती है कि वो हैकर्स को प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं आपके सॉफ्टवेयर को हैक करने से, उसमें रिवर्स इंजीनियरिंग अप्लाई करने से, आपके सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को मैनिपुलेट करने से वो उसे प्रिवेंट कर पाते हैं। फिर चाहे वो आपके यूटिलिटी टूल्स हो, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हो, वीडियो गेम्स हो या फिर कुछ भी, वो हर चीज को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। एंटी टेम्पर सॉल्यूशन को आप एक तरीके से एंटीवायरस से कंपेयर कर सकते हो, जिस तरीके से एंटीवायरस जो है वो वायरस के अगेंस्ट वर्क करते हैं, आपके सिस्टम में वायरस को अटैक करने नहीं देते। सिमिलरली जो एंटी टेम्पर सॉल्यूशंस हैं वो आपके सिस्टम को टेम्पर नहीं होने देते। नेक्स्ट सॉल्यूशन इज लीगल क्लॉज। लीगल क्लॉज क्या होता है? लीगल आप सबको पता है, जो लॉ से रिलेटेड हो। एड लीगल क्लॉज इन द क्लॉजेस ऑफ यूज ऑफ योर सॉफ्टवेयर डिजिटल प्रॉपर्टी। आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी के जो यूसेज क्लॉज हैं उनमें आपको लीगल क्लॉज हमेशा ऐड करना चाहिए। यानी कि जो टर्म्स कंडीशंस आपने लिखी हैं कि किस किस कंडीशंस पे आपका सॉफ्टवेयर कोई और यूज कर सकता है, उसमें आपको हमेशा लीगल क्लॉजेस ऐड करनी चाहिए। You must include a transparent clause in your software's terms of services that prohibits the scrapping of your software source code for reuse। हमें टर्म्स ऑफ सर्विसेज में, यानी कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं यूसेज की, उसमें एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट लीगल क्लॉज यूज करना चाहिए ताकि कोई और हमारे सोर्स कोड को रीयूज ना कर सके। दिस इज अ साउंड लीगल बैकअप फॉर यू। और ये हमारे लिए एक तरीके से लीगल बैकअप हो जाता है कि अगर किसी ने बिना हमारी परमिशन के हमारे सोर्स कोड को रीयूज किया है तो आप उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं। The next one is limit the sharing of source code, सॉफ्टवेयर कोड। जो हमारा सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड है हमें उसकी शेयरिंग को लिमिटेड रखना चाहिए। हमें उसे बहुत ही लिमिटेड पीपल्स के साथ शेयर करना चाहिए जिन्हें हम ट्रस्ट कर सकते हैं, जो उस डेवलपमेंट टीम में वर्क कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं तक वो सोर्स कोड होना चाहिए। बाकी किसी और को हमें उस सोर्स कोड का एक्सेस प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। You should share your software code only with trusted individual who are part of development team। हमें सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड है वो सिर्फ उन्हीं ट्रस्टेड इंडिविजुअल्स के साथ शेयर करना चाहिए जो हमारी डेवलपमेंट टीम का पार्ट है। You should also use a digital right management solution to protect your software from being scrapped for source code using decompilers etc। हमें डिजिटल राइट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस को भी यूज करना चाहिए अपने सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्टेड रखने के लिए, ताकि कोई और जो है वो हमारे सोर्स कोड को डिकम्पाइल करके यूज
ना कर सके। नाउ नेक्स्ट वन इज प्लगैरिज्म। जो हमारा थर्ड एथिकल इशू है वो है प्लगैरिज्म के बारे में। प्लगैरिज्म का मैंने आपको पहले भी बताया है। प्लगैरिज्म का बेसिक सा मीनिंग होता है स्टीलिंग। किसी और की इंफॉर्मेशन को स्टील कर लेना जो है वो क्या होता है, प्लगैरिज्म। सिंपली प्लगैरिज्म मीन्स स्टीलिंग। If you look into an English dictionary to find the meaning of word plagiarism, it will give somewhat like the unauthorized use or close imitation of the language and thoughts of another author and the representation of them as one's own original work. तो अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी में भी देखेंगे तो वहां पर प्लगैरिज्म का मीनिंग आपको यही मिलेगा कि किसी और की इंफॉर्मेशन का, किसी और के थॉट्स का अनऑथराइज्ड यूज जो है, और किसी और की इंफॉर्मेशन को आप अपनी इंफॉर्मेशन के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो एक क्या होता है, प्लगैरिज्म एक्ट होता है। Thus, plagiarism is stealing someone else's intellectual work. तो किसी और के intellectual work को steal करना क्या होता है, plagiarism होता है। तो आप किसी भी लैंग्वेज में बोलें, किसी भी टर्म्स में घुमा फिरा के plagiarism का एक सिंपल सा मीनिंग stealing होता है। This intellectual work can be an idea, it can be a literary work, or it can be an academic work. वो किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन हो सकती है। एंड रिप्रेजेंटिंग इट एज योर ओन वर्क, और उस इंटेलेक्चुअल वर्क को स्टील करके आप उसे कैसे शो कर रहे हो, अपने खुद के वर्क के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हो, विदाउट गिविंग क्रेडिट टू क्रिएटर और विदाउट साइटिंग द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और जब आप उस इंटेलेक्चुअल वर्क को एज योर ओन वर्क रिप्रेजेंट कर रहे हो, उस टाइम पे ना तो आप क्रिएटर को क्रेडिट दे रहे हो और ना ही आप वहां पे ये मेंशन कर रहे हो कि आपने ये इंटेलेक्चुअल वर्क जो है, ये इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ से पिक की है। तो वो क्या होता है, प्लगैरिज्म होता है। Any of the following act would be termed as plagiarism. अब यहाँ आपको कुछ following एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि किस किस तरीके के एक्ट को हम प्लगैरिज्म कह सकते हैं। फर्स्ट वन इज यूजिंग सम अदर ऑथर्स वर्क विदाउट गिविंग क्रेडिट टू द ऑथर। किसी और ऑथर के वर्क को यूज करना बिना उस ऑथर को क्रेडिट दिए। अब लाइक जो बड़े बड़े ऑथर्स होते हैं उनकी कुछ कुछ सेइंग्स जो हैं वो बहुत फेमस होती हैं। अगर आप उन सेइंग्स को अपने रिटर्न में यूज कर रहे हो, जो आपका खुद की कंस्ट्रक्शन है उसमें आप अगर उसे यूज कर रहे हो बट आप एक्चुअल ऑथर को क्रेडिट नहीं दे रहे, तो वो भी एक तरीके का प्लगैरिज्म होता है। यूजिंग समवन एल्स वर्क इन इनकरेक्ट फॉर्म देन इंटेंडेड ओरिजिनली बाय द ऑथर और क्रिएटर। कोई ऐसा वर्क जिसे ऑथर और क्रिएटर, उस वर्क का जो ऑथर है या फिर जो क्रिएटर है उसने किसी और इंटेंशन से उसे जनरेट किया था बट आप उसे इनकरेक्टली यूज कर रहे हो इलीगल तरीके से, तो वो भी क्या होता है, प्लगैरिज्म होता है। नेक्स्ट वन इज मॉडिफाइंग, लिफ्टिंग someone's production such as music composition etc. without attributing it to the creator of the work। अगर आप किसी और की प्रोडक्शन को, किसी और की क्रिएशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, उसमें कुछ चेंजेस, कुछ अपडेशंस करके उसे अपने नाम से रिलीज कर रहे हो बट आप एक्चुअल क्रिएटर को कोई क्रेडिट नहीं दे रहे हो, उसे कोई एट्रीब्यूट नहीं दे रहे हो या फिर कुछ मेंशन नहीं कर रहे हो कि आपने ये कहाँ से पिक किया है, किसमें चेंजेस किए हैं, तो वो भी एक तरीके का प्लगैरिज्म एक्ट होता है। नेक्स्ट वन इज giving incorrect information or incorrect source of information, that is wrongful citation। अगर आप ऑनलाइन कोई इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो या फिर आपने जो इंफॉर्मेशन दी है आप उसका सोर्स गलत बता रहे हो कि आपने ये इंफॉर्मेशन वहां से पिक की है, तो वो भी क्या होता है, प्लगैरिज्म होता है और उसे रॉन्गफुल साइटेशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन इज फेलियर इन गिविंग क्रेडिट or acknowledging the contribution of others in a collaborative effort to which you are also part of। अब अगर आप किसी ग्रुप में कोई काम कर रहे हैं
तो वहां पे जो भी फेलियर मतलब जो भी आपने अचीव किया है, जो भी वर्क आपने किया है, आप उस सारे के सारे वर्क का क्रेडिट जो है वो खुद ले रहे हैं और किसी और के कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, किसी और को क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, तो वो भी एक प्लेगरिज्म एक्ट होता है। क्योंकि जब आपने ग्रुप में कुछ काम किया है, आपकी पूरी की पूरी जो टीम है उसके एफर्ट्स उस काम में लगे हुए हैं, तो आप बिना किसी और को क्रेडिट या एक्नॉलेज किए आप सारा का सारा सक्सेस क्रेडिट खुद नहीं ले सकते। ये भी एक तरीके का प्लेगरिज्म है। हाउ नॉट टू प्लेगराइज। अब आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आप इस तरीके के एक्ट से बच सकें। कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी चीज की नॉलेज नहीं होती, हम जाने अनजाने भी मिस्टेक कर देते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर कोई फेमस सेइंग आपने अपनी कंपोजिशन में यूज कर ली तो आपको लगेगा कि वो तो सबको पता ही है, तो हमें कुछ मेंशन करने की जरूरत क्यों है, बट वो इलीगल होता है। यू मस्ट गिव क्रेडिट्स wherever you use। आपको हमेशा क्रेडिट देना चाहिए जब भी आप इस तरीके का कोई काम कर रहे हैं। Whenever you are using another person's idea, opinion और theory, जब भी आप किसी दूसरे पर्सन का कोई आइडिया या उसका कोई ओपिनियन या फिर उसकी कोई थ्योरी यूज कर रहे हैं तो आपको उसे क्रेडिट हमेशा प्रोवाइड करना है। Whenever you are using quotations of another person's actual spoken or written words, अगर हम किसी और की सेइंग्स को यूज कर रहे हैं, चाहे वो स्पोकन हो या रिटन हो, हम अगर उनकी कोटेशंस को यूज कर रहे हैं तो हमें उन्हें क्रेडिट प्रोवाइड करना चाहिए, उन्हें एक्नॉलेजमेंट देनी चाहिए। Whenever we are using phrases of another person's spoken or written words, अगर हम किसी और के स्पोकन या रिटन वर्ड्स के फ्रेजेस यूज कर रहे हैं, उस केस में भी हमें उस पर्सन को एक्नॉलेज करना चाहिए, उसे क्रेडिट प्रोवाइड करना चाहिए। Plagiarism is an offense. If plagiarism involves copying not only ideas but also a substantial portion of copyrighted work without attribution and without permission, it would amount to both copyright infringement and the violation of the special right of the author to be credited। अब प्लेगरिज्म में हमने पढ़ा किस किस तरीके के एक्ट आते हैं, बट जब आपने प्लेगरिज्म की है तो अगर उस प्लेगरिज्म में आपने ना सिर्फ किसी का आइडिया कॉपी किया है, बट आइडिया के साथ साथ अगर आपने किसी का कॉपीराइटेड वर्क या पेटेंटेड वर्क या ट्रेडमार्क यूज किया है और वो भी बिना उस एक्चुअल ऑनर के परमिशन के, बिना उसे किसी एट्रीब्यूट दिए, तो वो जो है एक तरीके का क्राइम बन जाता है और उसमें आपके दोनों क्राइम्स इन्वॉल्व होते हैं। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का भी, यानी कि जो कॉपीराइटेड मटेरियल को यूज ना करने की लीगल क्लॉजेस होते हैं वो भी, और दूसरा वायलेशन ऑफ स्पेशल राइट्स ऑफ द ऑथर टू बी क्रेडिटेड। और किसी भी एक्चुअल, जो भी एक्चुअल ऑनर होता है, एक्चुअल ऑथर होता है किसी भी कॉपीराइटेड मटेरियल का, तो उसको जो क्रेडिट देने का एक स्पेशल राइट होता है, आप उसे भी वायलेट करते हैं। Copyright infringement and the violation of an author's right to be credited are both civil wrongs and criminal offense। Copyrighted infringement और violation of special rights of authors to be credited दोनों जो हैं वो गलत भी हैं। अगर आप सोशली देखें तो वो गलत भी हैं और वो दोनों क्रिमिनल ऑफेंस भी हैं। A civil suit may be instituted and criminal charges may also be filed। और इसी काम के लिए उस पर्सन के अगेंस्ट जिसने ये किया है उसके अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस जो है वो फाइल किए जा सकते हैं। Both civil suit and criminal charges are punishable offense and amount to fine and penalties। अब उस पर्सन के अगेंस्ट या तो अगर कोई सिविल सूट बिठाई जाती है या फिर अगर कोई क्रिमिनल चार्जेस लगाए जाते हैं तो वो दोनों जो है वो पनिशेबल ऑफेंस होते हैं, जिसके लिए या तो उस पर्सन को कोई फाइन पे करना पड़ सकता है या फिर कोई पेनल्टी देनी पड़ सकती है।
तो ये तीनों जो थे वो हमारे एथिकल इश्यूज थे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट एंड प्लेगैरिज्म, जिसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है ओपन सोर्स फिलोसफी के बारे में, बट आज के लिए आई थिंक इनफ हो गया है। तो ये नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आज हमने 11.4 स्टार्ट किया था एथिकल इश्यूज, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप अपने डाउट्स जो हैं वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको वीडियो समझ आई है या फिर नहीं आई। आई नो थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा बोरिंग हो जाता है, बट स्टिल ये आपकी सिलेबस का पार्ट है, और अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो आपको ये पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना इसके आप स्कोर नहीं कर पाओगे एग्जाम्स में अच्छा। तो इसलिए ध्यान से समझिए। अगर आप उसमें इंटरेस्ट लेके पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको ये चीजें अच्छी लगेंगी, क्योंकि ये आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड हैं और इंटरनेट से रिलेटेड हैं। तो इसलिए ये आपको पता होनी काफी जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।